कोटा से है, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने दौरे पर रहे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोटा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना का काम इसी साल शुरू हो जाएगा और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया का काम अंतिम दौर में है। गृहनगर कोटा के अपने प्रवास के दौरान लोकसभा स्पीकर मीडिया से बात कर रहे थे। जब भी संसदीय क्षेत्र में आता हूँ, लोगों से मिलना, बातचीत करना, संवाद करना, कुछ समस्या है उनका समाधान करना, कुछ विकास की योजनाओं के बारे में चर्चा करना। लोकतंत्र में जनता संवाद, जनता से बातचीत और बातचीत के आधार पर कार्य योजना बनाना। कोशिश करते हैं कि दूर दराज से, गांव से जो भी लोग आते हैं उनकी बात को सुने, उनकी समस्या का समाधान हो और कैसे भविष्य में जो समस्या आती है उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो भी जानकारी जनता के फीडबैक से मिलती है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र के अंदर जनता का फीडबैक सबसे महत्वपूर्ण है और लोकतांत्रिक व्यवस्था उस फीडबैक के आधार पर कार्य योजना बनाना, विकास की बनाना और सामाजिक योजनाएं बनाना और आम जनता को रिलीफ मिले, उसको कठिनाई ना हो, कोई चुनौती ना हो, काम को कैसे सरल तरीके से हो सकता है, उसके विषय में जब ध्यान आता है तो राज्य और केंद्र की सरकार को विषय भी ध्यान में डालता है ताकि आवश्यकता अनुसार अपनी नीतियों में परिवर्तन करने का काम भी करें। एयरपोर्ट को लेकर के सारी जो एयरपोर्ट का टेंडर लग चुका है और पर्यावरण और सभी विभागों की स्वीकृति आ चुकी है। बहुत जल्दी एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा और कोशिश है कि जो समय तय किया गया है उस तय समय के अंदर एयरपोर्ट पूरा बन जाए। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर दौरे पर हैं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ सीएम का स्वागत किया। सीएम की अगवानी की गई सर्किट हाउस में। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन सुनवाई भी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी उनके साथ मौजूद रहे। बजट घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक रात्रि विश्राम भरतपुर में ही करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। चूंकि सीएम भजनलाल शर्मा भरतपुर के निवासी भी हैं, भरतपुर से बिलोंग करते हैं और जब भी पूर्वी राजस्थान के दौरे पर रहते हैं भरतपुर का दौरा जरूर करते हैं। भरतपुर एक बार फिर से पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा और बजट घोषणाओं को लेकर यहां पर अधिकारियों से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री। जैसे सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे, बड़ी संख्या में भरतपुर वासियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने यहां पर जन सुनवाई भी की। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री द्वारा जन सुनवाई की गई। बड़ी संख्या में लोग अपनी परेशानियां, शिकायत लेकर पहुंचे। और अब खबर जैसलमेर के पोखरण से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। एसीबी टीम की खेतोलाई में बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने कंप्यूटर ऑपरेटर कपिल को ट्रैप किया है। 1700 रुपए की रिश्वत लेते कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रैप हुआ है। संविदा कर्मी शारदा विश्नोई अभी फिलहाल मौके से फरार बताई जा रही है। जैसलमेर के पोखरण में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वतखोरी के मामले में ट्रैप किया है। इसके अलावा और भी कुछ सरकारी कर्मचारी इस मामले में शामिल बताए जा रहे हैं। जैसलमेर के पोखरण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। और अब खबर कोटा के इटावा से है, जहां पर खातौली में कचरा गाड़ी से मृत गौवंश को घसीटने का मामले में हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मुख्यमंत्री के नाम पुलिस उपाधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मृत गौवंश के साथ ऐसा करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं झुंझुनू में सिलसिलेवार चोरियों की वारदात कर पुलिस की नाक में दम करने वाले चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तार किए गए तीनों चोरों ने झुंझुनू जिले के 8 कस्बों और गांव में 1 दर्जन से अधिक चोरियों की वारदातें करना कबूल किया है। जानकारी के अनुसार मंडरेला कस्बे में एक ही रात में चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के आधार पर चोरों के पीछे पीछे सीकर तक पहुंच गई।
इस दौरान 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक करने के अलावा 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई, जिसके बाद सीकर बस डिपो के पास स्थित झुग्गी में दबिश दी गई, जहां से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने बताया कि इस वारदात में उनके साथ एक अन्य आरोपी भी शामिल था, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। और अब खबर अजमेर के पीसानगंज से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी 1 साल से चल रहा था फरार। स्मैक सप्लायर मामले में आरोपी फरार चल रहा था। थानाधिकारी प्रहलाद सहाय ने इस मामले को लेकर जानकारी दी है। तो अजमेर में एक वांटेड आरोपी की गिरफ्तारी, जो 1 साल से फरार चल रहा था, एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। स्मैक सप्लायर ये आरोपी बताया जा रहा है। तो अजमेर के पीसानगंज में एक स्मैक सप्लायर की गिरफ्तारी हुई है। वहीं सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर आ रही है, जहां पर 8 साल की मासूम बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। एक गलत इंजेक्शन लगाने से इस बच्ची की मौत होना बताया जा रहा है। पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर के विरुद्ध अब मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने झोलाछाप चिकित्सक को हिरासत में लिया। अभी फिलहाल मामले की जांच चल रही है। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के काछोली गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो गलत इंजेक्शन, गलत इलाज और एक बच्ची की मौत हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास परामर्श के लिए जा रहे हैं तो सोच समझ कर जाएं, क्योंकि बहुत सारे झोलाछाप डॉक्टर्स अपनी दुकान लगाए बैठे हैं और ना तो उनके पास डिग्री होती है, ना नॉलेज होती है, लोगों का इलाज करते हैं। और आप देखिए, एक 8 साल की बच्ची को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इस बच्ची को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया, जिसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई। नरपतसिंह जी निवासी पुलाबाई खेड़ा की रिपोर्ट पर झोलाछाप के विरुद्ध गैर यत्न हत्या में प्रकरण दर्ज किया और बच्ची का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से किया जा रहा है। इसमें आरोपी सर, आरोपी जो झोलाछाप है इसको डिटेन किया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। वहीं कोटपुतली के बांसूर में बासतयाल थाना पुलिस ने फायरिंग कर जानलेवा हमले के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 12 फरवरी को कोर्ट से घर आते समय मिलकपुर के पास बाइक सवार आरोपी ने युवक पर फायरिंग की थी। फायरिंग में युवक घायल हो गया था। वहीं चूरू के सादुलपुर में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मामला सामने आया है, जिसमें बीजेपी नेता देवेंद्र झाझड़िया ने किसानों को ढांढस बंधाया है। इस मौके पर एसडीएम मीनू वर्मा समेत अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मामले में जिला कलेक्टर ने तहसीलदार से ओलावृष्टि से हुए नुकसान की एक रिपोर्ट भी मांगी है। तो चूरू में ओलावृष्टि के बाद फसलों को जो नुकसान हुआ है उसे लेकर किसान काफी ज्यादा परेशान नजर आए और नेता देवेंद्र झाझड़िया किसानों से मिलने के लिए पहुंचे। वहीं प्रदेश में पहली बार पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग टूर्नामेंट की मेजबानी कोटा थर्मल को मिली है। 46वें अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग टूर्नामेंट का आयोजन थर्मल कम्युनिटी सेंटर में चल रहा है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। टूर्नामेंट में देश के 6 राज्यों से लगभग 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कि जो कुश्ती संघ अभी थोड़ा पिछड़ा हुआ चलता है, हम एक रोड मैप बना रहे हैं जिसमें कि पंचायत स्तर पे, मंडल स्तर पे, ग्रामीण क्षेत्रों में जो उचित प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों को नहीं मिलता है, उस प्लेटफॉर्म को अच्छी जगह दिलाएंगे और जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, मान लिए बच्चियां हैं, बच्चे हैं, खासकर महिलाएं, उनको सुविधाएं, उनको खुराक और उचित प्लेटफॉर्म। शहर के एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 8 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया और फिर उसके साथ कुकर्म किया गया। वहीं पूरे मामले में परिजनों का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि सीओ ग्रामीण पूनम ने कहा कि अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी परिजनों की ओर से शिकायत दी गई है, जिसके आधार पर बच्चे के बयान दर्ज किए गए हैं। आरोपी की तलाश लगातार जारी है। सर एनईबी के थाने का मामला है।
मेरा भतीजा गया था दुकान पे सामान लेने के लिए, तो उसको बेला फुसला के ले गया एक लड़का। ट्रांसफर नगर टायर पंचर की दुकान है उसकी। तो ले जाने के बाद में तो उसने बोला था, वो लड़के जो दूसरा था जिसने गलत काम किया था उसके साथ में, वो गया हमें मेरी वाइफ थोड़ी लकड़ी अपनी काट रही है, उसको उठाने के लिए चलेंगे। तो वहाँ ले जाके बका के करके उसके साथ गलत काम किया उसने। गलत करने के बाद में फिर उसको धमकी दिए, घर पे बताओगे तो किसी को तुमको मार डालेंगे, स्कूल जाता है तो उठा लूंगा बेल में से। फिर लड़का घर पे आया, घर पे आने के बाद में हमको उसने बताई कि ये काम। शेयर बाजार में निवेश के जरिए आप मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं और आप सोशल मीडिया पर निवेश के किसी झांसे में आ रहे थे तो सावधान, ये खबर आपके लिए है। 3.5 लाख लोग पिता पुत्र के जाल में ऐसे फंसे कि 10,000 करोड़ गंवा दिए। देश के 15 राज्यों के 3.5 लाख लोगों से 10,000 करोड़ की ठगी करने वाले ये पिता पुत्र 10 साल पहले मजदूरी करते थे और आज इनके पास कोठियां हैं, लग्जरी कारें हैं। अभी दोनों पिता पुत्र जेल में हैं, लेकिन इस गैंग के 4 साइबर ठग अब भी फरार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अगर आप निवेश को लेकर साइबर ठगी से बचने और निवेश की किसी ऑनलाइन वर्कशॉप में शामिल हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर निवेश की ट्रेनिंग से निवेश कर रहे हैं, तो राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस की हिरासत में बैठे इन 2 शख्स के चेहरे पहचानिए। हो सकता है आप भी कहीं इनकी ठगी के शिकार तो नहीं। एक है लाजपत आर्य और दूसरा उसका बेटा दीपक। 8वीं फेल लेकिन झोला छाप डॉक्टर। बेटा दीपक 12वीं पास। 10 साल पहले दोनों मजदूरी करते थे। अब आप इनके पीछे लग्जरी कारें देख रहे हैं। ये सब इनकी हैं। कारें ही नहीं, श्रीगंगानगर से लेकर जयपुर तक दोनों की कई कोठियां हैं। अब आप पूछोगे कि 1000 करोड़ के मालिक इन दोनों बाप बेटे का आखिर गुनाह क्या है? 10 साल में 1000 करोड़ कैसे कमाए? मजदूर से 1000 करोड़ तक पहुंचने पर पर्दा ही रहता अगर कर्नाटक के कटप्पा बाबूश्री गंगानगर के सदर थाने में ठगी का केस इन बाप बेटे के खिलाफ दर्ज नहीं करवाते। श्रीगंगानगर पुलिस ने इस शिकायत की जांच की तो 75 खाते सामने आए जिनमें करोड़ों का लेन देन मिला। एक खाता ऐसा मिला जिसकी स्पैम की 67,000 शिकायत दर्ज मिली। आगे जांच की तो 15 राज्यों में 3,40,000 शिकायतें इनकी साइबर ठगी की मिली। ठगी भी छोटी मोटी नहीं, बाप बेटे की इस गैंग ने इन 3,40,000 लोगों से 10,000 करोड़ की साइबर ठगी की। इस गैंग में 4 और लोग हैं जो अभी फरार है। बाप बेटे को जेल भेज दिया गया है। हमारे पास एक परिवादी ने ये कंप्लेंट दी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर उसके साथ काफ़ी बड़े लेवल पर उसने मतलब इनके साथ ठगी हुई है। इस इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हुए हमने जो मोबाइल नंबर था, जो व्यक्ति था, उसको काफ़ी डिटेल में स्टडी किया। स्टडी करने के पश्चात ये पता चला कि उस मोबाइल नंबर से जो प्रतिबिंब पोर्टल है उस पर करीब 5 कंप्लेंट उस मोबाइल नंबर के विरुद्ध दर्ज हो रखी हैं साइबर फ्रॉड की, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, मोस्टली कर्नाटका से और डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से। और उन 5 कंप्लेंट में से जो पहली कंप्लेंट को एनालिसिस की तो ये पता चला कि 75 वो पहली कंप्लेंट से जो पैसे जाते हैं वो 75 बैंक अकाउंट्स में गए हैं। और उस 75 बैंक अकाउंट में से पहले बैंक अकाउंट को स्टडी किया तो ये पता चला उस बैंक अकाउंट के करस्पॉन्डिंग 76,000 कंप्लेंट्स हैं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क है वो सामने आया है और इसका अभी फिलहाल एनालिसिस की जा रही है। एनालिसिस से ये जो अभी प्रथम दृष्टया सामने आया है कि जो फर्स्ट लेयर है उससे ही लग रहा है कि 1,000 करोड़ का तो पहले बैंक अकाउंट से ही फ्रॉड है और इससे भी कई गुना ज़्यादा फ्रॉड की सामने आने की संभावना है। इसमें मैं ये बता दूं कि जो कंप्लेनेंट है उसके खुद के साथ 4.5 करोड़ का टोटल फ्रॉड हुआ है। कर्नाटका में 200 करोड़ का फ्रॉड हुआ है और अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि अभी तक के एनालिसिस से केवल एक फर्स्ट लेयर में 1,000 करोड़ के फ्रॉड सामने आ रहा है। अब आप समझिए आखिर इन्होंने इतने लोगों को कैसे ठगा। इस गैंग ने 2 ऐप बनाए। एक ऐप का नाम डिचेबल और दूसरे ऐप का नाम कैपमोफॉर ऐप एक्स। डिचेबल ऐप से लोगों को साइबर ठगी से बचने के बारे में जागरूक करते थे। वे समझाते थे कि कैसे निवेश में साइबर ठगी से बचें और सुरक्षित निवेश कैसे करें। सोशल मीडिया पर इन ऐप की रील देखने के बाद लोग संपर्क करते
उनको करीब 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और इसकी 15 दिन से 20,000 की फीस लेते थे। इस ऑनलाइन वर्कशॉप के दौरान ही लोगों को सुरक्षित निवेश के लिए अपने दूसरे ऐप कैपमोर FX के जरिए निवेश करवाते थे। शुरू में 1,000 जैसी छोटी रकम निवेश करवाते और उसका मुनाफा भी निवेशकों को देते। जब निवेशक बड़ी रकम निवेश करते फिर ठगी शुरू होती। देखिए, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। ये लोग गंगानगर से जाकर के कर्नाटक में रहने लगे और वहाँ इन्होंने एक नेटवर्क डेवलप किया और ऑनलाइन हजारों करोड़ की ठगी इन्होंने लोगों से की। हम पहले से ही कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने के बाद माफिया, चोर, उचक्के, अपराधियों पर हम शिकंजा कस रहे हैं। हमारी पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ इनकी जांच पड़ताल करने के बाद उनको गिरफ्तार किया है और अभी तो ये फर्स्ट लेयर है। इसमें बहुत बड़ी मछलियां जो इस कारोबार में लिप्त हैं उन तक भी ये जांच जाएगी और कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा और जिन लोगों को ठगा है उनके साथ न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। इस गैंग में 4 और लोग शामिल थे। इसमें एक लाजपत का बड़ा बेटा अजय, ये कैपमोर का MD है। साथ ही सौरभ और सलोनी। सौरभ निवेशकों को कैपमोर की डिटेल समझाता और सलोनी निवेशकों को जाल में फंसाती। वहीं एक सोशल मीडिया ट्रेनर करमजीत भी इस गैंग में शामिल है। सवाल यह है कि आखिर कब तक इसी तरह ठगी का शिकार होता रहेगा आम आदमी। सच बेधड़क के लिए लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। वहीं जयपुर जिला कलेक्टर और जयपुर पुलिस कमिश्नर को कोर्ट की 2-2 कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, आप कार्रवाई में करें सहयोग। सांगानेर की 800 फैक्ट्रियां को सीज करने की कार्रवाई का ये मामला है। जयपुर की कमर्शियल कोर्ट संख्या 1 ने दिए थे अटैच कर सीज के आदेश। कोर्ट आदेशों की पालना को लेकर सेल अमीन ने शुरू की थी कार्रवाई। फैक्ट्रियों को चिन्हित करने में सेल अमीन का सहयोग नहीं करने पर अब फटकार लगाई गई है। जिला कलेक्टर और कमिश्नर की ओर से अधिवक्ता बसंत सिंह छावा हुए पेश। तो कोर्ट के अवमानना नोटिस का जवाब देने के लिए मांगा अतिरिक्त समय। राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट में अपील पेश करने की भी दी जानकारी। जज दिनेश कुमार गुप्ता ने सरकार को दिया जवाब के लिए समय। अब 4 मार्च को होगी कमर्शियल कोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई। परिवादी कंपनी की ओर से अधिवक्ता मुदित सिंघल और प्रिया खुशलानी ने पैरवी की है। राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट में अपील पेश करने की भी जानकारी दे दी गई है। हमारे सहयोगी निजाम जुड़ चुके हैं इस खबर को लेकर। निजाम, क्या है पूरा मामला? देखिए कि सांगानेर में जो फैक्ट्रियां हैं उन 800 फैक्ट्रियों के लिए जो एक CTPT प्लांट, यानी कि जो उनका जो पूरा प्रदूषित पानी और उनका जो पूरा कह सकते हैं कि जो वहां से पूरा दूषित जल निकाला जाता है उसको ट्रीट करने के लिए एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया गया था और उसका पैसा चुकाया नहीं गया था, जिसके ऊपर कमर्शियल कोर्ट ने हाल ही में 14 फरवरी को एक आदेश दिया था कि 800 फैक्ट्रियों को सीज करें और सीज करने के साथ ही उनको नीलामी और उसको सीज करके और इसके साथ ही उसकी नीलामी करने की कार्रवाई शुरू करें, उनको पैसा चुकाया जाए कंपनी को। लेकिन इस आदेश की पालना में जब सेल अमीन जो कोर्ट का अधिकारी होता है वो जब वहां गया मौके पर तो उसको जिला कलेक्टर और जयपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से सहायता नहीं दी गई, जिसके बाद अवमानना याचिका पेश की गई और नोटिस जारी किए गए थे। कोर्ट में आज जयपुर जिला कलेक्टर और जयपुर पुलिस कमिश्नर ने आज पेश हुए, उनकी तरफ से अधिवक्ता पेश हुए हैं और उन्होंने जवाब देने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि हमें कम समय मिला। दूसरा, हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने अपील भी पेश कर दी है, लेकिन कॉमर्शियल कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारे किसी भी आदेश के फैसले, हमारे फैसले पर हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है, आप हमारे आदेश की पालना करें, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। और इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 मार्च तक टाल दी है।
लेकिन 10 दिन का समय मांगा था राज्य सरकार ने, लेकिन कोर्ट ने इतना समय देने से मना कर दिया और 2 दिन का समय दिया है और 4 मार्च को फिर से रखा ताकि जयपुर जिला कलेक्टर और जयपुर पुलिस कमिश्नर जवाब दे कि भाई क्यों नहीं कोर्ट के आदेश की पालना। आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब फिलहाल देखते हैं आगे क्या इस मामले को लेकर होता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा के भरतपुर दौरे की। कलेक्ट्रेट में चल रही सीएम की समीक्षा बैठक, वीसी से भी जुड़े विभिन्न विभाग के अधिकारी। बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और एसीएस शिखर अग्रवाल भी जुड़े हैं। एसीएस जल संसाधन अभय कुमार, कलेक्टर और एसपी जो भरतपुर के हैं वो भी जुड़े हैं। भरतपुर के एसपी कलेक्टर को भी मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दे रहे हैं। भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में ये समीक्षा बैठक चल रही है। चूंकि मुख्यमंत्री का भरतपुर दौरा मुख्य तौर पर जो बजट घोषणाएं रही हैं उनके क्रियान्वयन को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर और लोगों को जो परेशानी क्षेत्र में आ रही है उसे लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने ये बैठक ली है। बैठक में आप देखिए बड़ी संख्या में आला अधिकारी भी मौजूद रहे और भी तमाम अधिकारी वीसी के जरिए भी जुड़े हैं इस बैठक में। चूंकि बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई है, इस बैठक में गृह राज्य मंत्री भी जवाहर सिंह बेडम भी इस बैठक लेकर अधिकारियों को संदेश दिया है। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लाल सिंह, बैठक चल रही है, समीक्षा बैठक और तमाम अधिकारी मौजूद है, क्या जानकारी इस मीटिंग को लेकर? देखिए, बिल्कुल लगातार प्रदेश को कैसे विकसित राजस्थान बनाया जाए और तमाम जो बजट की घोषणाएं हैं उनको जमीनी धरातल पर लागू किया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गंभीर है और यही बात है कि लगातार वो मीटिंग ले रहे हैं। अब इसी कड़ी में आज भरतपुर में उन्होंने मीटिंग ली है, भरतपुर पहुंचे हैं। भरतपुर पहुंचने पर तमाम मंत्री, विधायक, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद कलेक्टर भरतपुर में बजट घोषणा और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली है और इसमें तमाम विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बेहद गंभीरता से मुख्यमंत्री ने इस विषय पर फोकस देने के लिए कहा अधिकारियों से कि जो बजट घोषणाएं हैं, जो सरकार ने जनता से वादे किए हैं, उनको समयबद्ध तरीके से जमीन धरातल पर उतारना चाहिए। आपने देखा होगा नंदनी, लगातार श्री भजनलाल शर्मा ये कहते हैं कि हमारा मकसद केवल और केवल प्रदेश की 8 करोड़ जनता की सेवा करना है और ये तभी संभव होगा जब जो हमने वादे किए हैं वो जमीन धरातल पर उतरे। चाहे राइजिंग राजस्थान के दौरान हुए एमओयू की बात हो या फिर अभी हाल ही में बजट घोषणाओं की बात हो, ये तमाम जो घोषणाएं वो जमीनी धरातल पर उतरेंगी तो जनता को उसका फायदा मिलेगा, विकसित राजस्थान का सपना साकार होगा। इसी कड़ी में लगातार आपका तमाम जानकारियों के लिए लाल सिंह।